हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास में जियो का सेकंड चैप्टर कर रहे थे और 2 पार्ट इसके हम देख चुके हैं। ये थर्ड पार्ट है। आज हम इस थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि जो वाइल्ड लाइफ जो है वो किस तरीके से ख़त्म होती जा रही है, कैसे कैसे जानवर जो हैं किन एक्टिविटीज़ के कारण, मानव एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं उनके द्वारा ख़त्म होती जा रही हैं। अब आगे का जो पोर्शन है वो हम देख लेते हैं कि इसमें जो जितना भी डिग्रेडेशन हुआ है हमारे पर्यावरण का, उस डिग्रेडेशन के बारे में बताया गया है और क्या क्या जो सरकार है उसने प्रोग्राम या स्कीम लगाई है इन चीज़ों को बचाने के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये बताया गया है इस पैसेज में कि जो डिस्ट्रक्शन हुआ है हमारे फॉरेस्ट का या वाइल्ड लाइफ का, वो सिर्फ एक बायोलॉजिकल इशू नहीं है, वो एक कल्चरली भी हमारे मतलब समाज के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है, वो कल्चरल डाइवर्सिटी को भी ख़त्म करता है। इसमें ये बताया गया कि इस तरीके से अगर डिस्ट्रक्शन होता रहा तो जो वहाँ के लोग हैं, जो वनों पर आधारित वहाँ की प्रजातियाँ हैं, वो मार्जिनलाइज हो जाती हैं, वो हाशिए पर चली जाती हैं, क्योंकि उनकी सारी ज़रूरतें वहीं से पूरी होती हैं, तो वो और भी निर्धन हो जाती हैं। उन्हें फूड जो है फॉरेस्ट से जो मिलता है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाती। और सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट है वो किसके ऊपर पड़ता है? वुमेन के ऊपर पड़ता है। यहाँ देखिए आप, वीमेन के ऊपर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वीमेन होती है वो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाती है। घर के अंदर जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फोडर कलेक्ट करना है, वाटर कलेक्ट करना है, या और भी रिसोर्सेज हैं जो वनों के हैं उनको कलेक्ट करना है। उनको कलेक्ट करने के लिए वीमेन जो है वो लंबा सफ़र तय करती है, पैदल चलकर लगभग 10 किलोमीटर तक ही वो 10 किलोमीटर तक जाकर जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करती है। और इनको कलेक्ट करने के कारण, इतना लंबा पैदल चलने के कारण, तो इसके कारण क्या होता है, उनके अंदर जो हेल्थ डिसऑर्डर हैं वो आ जाते हैं, उनकी हेल्थ जो है वो ख़राब रहने लग जाती है। और बाढ़ की अगर आप बात करें तो बाढ़ सबसे ज़्यादा जो है किसके ऊपर इफ़ेक्ट डालती है? वो गरीब लोगों के ऊपर ही ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। तो एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन जो है बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर जो है इफ़ेक्ट डालता है। अब इसके बाद ये बताया गया हमें कि किस तरीके से फॉरेस्ट और जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं या वाइल्ड लाइफ है, हमें उसको कैसे बचाया है, सरकार ने क्या क्या स्कीम जो है वो लागू की है। अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ जो पॉपुलेशन है, फॉरेस्ट जो लाइफ है, वो हमारे लिए एसेंशियल है, क्योंकि हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो वहीं से मिलती हैं और बायोडाइवर्सिटी के लिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। बट हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, तो इनको कंजर्व करना भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। वाटर है, एयर है, सोइल है, ये सारी चीज़ें हमें पर्यावरण से मिलती हैं और ये हमें सपोर्ट करती हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है। तो इन ज़रूरतों के लिए क्या क्या प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, उनमें से एक ये बताया हुआ है कि 1960 से 1970 के दशक में ये डिमांड हुई कि नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लाया जाए। तो फिर भारतीय वन्य रक्षित जो अधिनियम है वो 1972 में लाया गया। और 1972 में ये जो नियम आया, ये पेड़ों को बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बचाने के लिए, मतलब वाइल्ड लाइफ जो है उसको बचाने के लिए ये लाया गया था। इसके अंदर क्या प्रावधान थे कि वहाँ जहाँ जानवरों का हैबिटेट है उस क्षेत्र को सुरक्षित रखा जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, वहाँ की स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए, वाइल्ड लाइफ को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय या फिर मतलब उनको डिस्टर्ब जो है वो ना किया जाए। तो इस तरीके की स्कीम जो है हमारी सरकार लेकर आती रहती है। प्रोजेक्ट जो हैं बहुत सारे अनाउंस किए गए, बहुत सारे जो स्पेसिफिक जानवर हैं उनको रक्षित किया गया, जैसे कि टाइगर है, वन हॉर्न राइनोर है, कश्मीरी स्टैग, हंगूल है और क्रोकोडाइल है। तीनों ही तरीके के क्रोकोडाइल, चाहे वो फ्रेश वाटर के हो या फिर साल्टी वाटर के हो या फिर वो घड़ियाल हो, तीनों को ही, एशियाई लोयन है और चिंकारा है, इन सबको ही प्रोटेक्ट मतलब किया गया, प्रोटेक्ट की लिस्ट में इनको रखा गया, लियोपर्ड वगैरह सभी को। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोजेक्ट टाइगर को। अब प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर में ये बताया गया है कि टाइगर जो है 1973 में ये एक सर्वे के थ्रू ये पता चला कि जो टाइगर है उनकी संख्या जो है ख़त्म हो रही है। मतलब वो जितने पहले थे उतने नहीं रहे। जैसे पहले 55,000 संख्या इनकी हुआ करती थी, बाद में 1,827 ही बच गई थी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
हमारे देश के लिए, क्योंकि इस तरीके से और भी जानवर ख़त्म हो जाएंगे तो हमारी बायोडाइवर्सिटी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ ये बताया गया कि कैसे ये एक्ट लाया गया। तो इसके थ्रू जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में लाया गया, और इसके अंतर्गत जो टाइगर है, बाघ जो है, उनके लिए जो प्लेस है वो सुरक्षित किए गए, और इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिला, पॉजिटिव देखने को मिला। बाघों की संख्या है वो बढ़ गई, और इसके साथ साथ सिर्फ बाघ ही नहीं, अन्य जानवर जो हैं उनकी संख्या भी काफ़ी हद तक बढ़ी। इसके लिए कुछ नेशनल पार्क बनाए गए, यहाँ कुछ नाम दिए हुए कुछ नेशनल पार्क के, जैसे जिम कॉर्बेट का दिया हुआ है। जिम कॉर्बेट मैं आपको मैप करवा चुकी हूँ, तो उसमें ये चीज़ें हमने कर ली थी कि जिम कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में है, या उत्तरांचल जो है उसमें है। और जो सुंदरबन नेशनल पार्क है वो पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, बांधवगढ़ एमपी में है, और सरिस्का जो राजस्थान में है, मानस असम में है, पेरियार केरला में है। तो इस तरीके से ये 3-4 जो हैं इसमें शो किए हुए हैं। मैप इसके अंदर भरने के लिए बोला हुआ है, जो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगी। अब इसके बाद जो है इसमें ये बताया गया कि जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हैं वो हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए कंपोनेंट है और इम्पोर्टेंट भी हैं, और इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम है सरकार ने चलाए हैं। 1980 से 1986 के दशक की अगर हम बात करें तो बहुत सारी बड़े जानवरों के साथ साथ छोटे जानवरों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए प्रावधान किए गए, जैसे बटरफ्लाई है, मोथ है, इनको भी जैसे बटरफ्लाई है, मोथ, बेटल, और भी बहुत सारे जानवर हैं, ड्रैगन फ्लाई है, इन सबको रक्षित जो है उस लिस्ट में रखा गया। अब 1991 तक 6 पेड़ों की प्रजाति को भी इन्होंने, जो 6 पेड़ों की प्रजाति है उसको भी इस लिस्ट में रखा। अब हम कैटेगरीज देख लेते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है उनकी कैटेगरी क्या क्या है। इसमें कैटेगरी में बांटा हुआ है। तो इस कैटेगरी में पहला है रिजर्व, मतलब आरक्षित क्षेत्र। आरक्षित क्षेत्र में क्या होता है, आरक्षित क्षेत्र वो होते हैं जहाँ किसी भी क्षेत्र का या देश का जो 50% हिस्सा है उससे ज़्यादा हिस्सा, वनों का उससे ज़्यादा हिस्सा आरक्षित कर दिया जाए, वो रिजर्व क्षेत्र कहलाते हैं। मतलब इसके अंदर मोर देन हाफ होगा, आधे से ज़्यादा हिस्सा आरक्षित किया जाएगा। और नीचे वाले में जो प्रोटेक्ट फॉरेस्ट है उसमें 1/3, ठीक है। ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है इसमें 1/3 पार्ट जो है वो इसके अंदर संरक्षित किया जाता है, या फिर उसको रक्षित जो है मतलब इस लिस्ट में रखा जाता है। उसके बाद आता है हमारा अनक्लेस्ड फॉरेस्ट, अवर्गीकृत फॉरेस्ट। इसके अंदर वो सभी फॉरेस्ट आ जाते हैं जो किसी पर्टिकुलर एक इंसान के हैं, या किसी सरकार के हैं, या फिर किसी इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ के हैं, तो ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते कि कहाँ पर कितना एरिया जो है वो पेड़ों का है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो दे रखा है वो ये दे रखा कि मध्य प्रदेश जो है हमारा, वहाँ पर वन बहुत घने हैं। तो वन जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, 75% है जो एरिया है वो वनों से ढका हुआ है। कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इनमें भी वनों की परसेंटेज जो है वो अच्छी है। लेकिन यहाँ रिजर्व फॉरेस्ट ज़्यादा है, आरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड ज़्यादा नहीं है। अब बाकी बात करें बिहार, हरियाणा और इनकी, तो यहाँ प्रोटेक्टेड ज़्यादा मिलते हैं, बाकी नहीं मिलते हैं। लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा भी बहुत ज़्यादा बचाए जाते हैं। अब कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन जो है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आसपास के समुदाय जो हैं वो कैसे अपने आसपास के क्षेत्र को बचा कर रखते हैं, किस तरीके से वो आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित करते हैं। तो इसमें ये दिखाया गया है, इंडिया के अंदर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया गया है कि जैसे कि यहाँ हम एक सीधा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं राजस्थान का। राजस्थान में क्या हुआ, एक टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व। यहाँ पर टाइगरों को बचाने का काम सरकार कम और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा करते हैं। उन्होंने यहाँ पर बैन कर रखा है, उस रिजर्व में किसी का जाना, इवन सरकार तक को वो नहीं जाने देते हैं। और विलेजर जो है वो माइनिंग वहाँ नहीं करने देते हैं। प्रोटेक्शन एक्ट उन्होंने लगा रखा है। तो इस तरीके की प्रोटेक्शन जो है वो खुद ही करते हैं। ऐसे और भी बहुत एग्जांपल है। राजस्थान का ये एक और एग्जांपल है अलवर डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पर राजस्थान में 1200 हेक्टेयर 1200 हेक्टेयर ज़मीन को वहाँ के लोगों ने खुद ही सेंचुरी अनाउंस कर दिया है। ये भैरवदेव ढाकव नामक सेंचुरी है जिसकी रक्षा खुद गांव वाले ही करते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल हमें देखने को इस तरीके से मिल जाते हैं। अब हमारे पोर्शन में इसमें ये दिखाया गया है, नेक्स्ट जो है सेक्रेड ग्रोव
वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज। इसके अंदर क्या है, कुछ पेड़ों की जातियाँ, कुछ जानवरों की जातियाँ ऐसी हैं जिनको हम पूजते हैं और इनको पूजने के कारण इनकी हम रक्षा कर लेते हैं। जैसे कि कुछ पेड़ों को गॉड या गॉडेस माना जाता है तो उनको पूजा जाता है, और कुछ जो पेड़ पौधे हैं, जैसे कि मुंडा जाति की बात करें हम, तो मुंडा जाति क्या करती है, वहाँ महुआ है या फिर कदम्ब नामक जो पेड़ हैं इनकी पूजा करती है, तो ये पेड़ वहाँ पर बच जाते हैं। ऐसे ही उड़ीसा में भी जो पेड़ हैं, बिहार में है, शादी के दौरान मैंगो जो ट्री होता है और जो इमली के जो पेड़ होते हैं उनकी पूजा की जाती है, तो ये भी रक्षित होते हैं, इनको भी नहीं काटा जाता क्योंकि इन्हें देवी देवताओं का रूप माना जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे पेड़ पौधे हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर पक्षी या पशुओं की जातियों की बात करें तो आपने बहुत सारे मंकीज़ को देखा होगा मंदिरों के पास, लोग उनको खाना देते हैं, गाय जो है उनको खाना देते हैं, लंगूर जो है उनको खाना देते हैं। तो इस तरीके से इस पैसेज में ये बताया गया है कि कैसे जानवरों को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। राजस्थान का यहाँ एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है जहाँ जानवरों को खुद गाँव के लोग जो हैं प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम कुछ आंदोलन के बारे में बात करते हैं जिन्होंने हमारी वाइल्ड लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से बचा कर रखा, क्या बचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब यहाँ है एक चिपको आंदोलन जो हिमालय में चलाया गया था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि वहाँ के पेड़ों को जब काटा जा रहा था तो वहाँ के पेड़ों को काटने नहीं दिया वहाँ के समुदायों, वहाँ के रहने वाले लोगों ने, और वो पेड़ों से चिपक गए थे और पेड़ों से चिपक कर उन्होंने इस तरीके से अपने पेड़ों को बचा लिया। और ये आंदोलन इतना इम्पोर्टेंट रहा, इतना वाइड हुआ ये आंदोलन कि वहाँ ही नहीं बाकी जो क्षेत्र है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा इससे सीख ली। अब इसके बाद है एक बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन में क्या था, बीज बचाओ आंदोलन में ये हुआ कि जब बीजों को हम खेतों में डालते हैं तो उसके साथ हम रासायनिक खाद डाल देते हैं, जिससे उत्पादन तो ज़्यादा हो जाता है लेकिन भूमि भी खराब हो जाती है, और जो बीज है नेक्स्ट टाइम जो उसी अनाज में से जो बीज रखा जाता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरीके से बीज बचाओ आंदोलन में या नवधान्य में जो केमिकल वाली जो खाद है उसको नहीं मिक्स किया गया, इसके अंदर ये बताया गया है। अब हम आगे बात कर लेते हैं इंडिया के अंदर जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM प्रोग्राम जो है एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसके अंदर ये बताया गया कि लोकल कम्युनिटी किस तरीके से मैनेजमेंट करती है, डिग्रेडेशन फॉरेस्ट को किस तरीके डिग्रेड हुआ फॉरेस्ट है उसको किस तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश करती है, कैसे बचाती है। तो ये प्रोग्राम इसके बारे में बताता है हमें। ये जो प्रोग्राम है 1988 जो उड़ीसा जो स्टेट है फर्स्ट वहीं पर इसको पास किया गया था, JFM को वहीं पर सबसे पहले उड़ीसा में 1988 में। JF जो है वो लोकल चीज़ों पर लोकल जो एरिया है उसके ऊपर डिपेंड है। इसमें क्या होता है कि जो लोकल एरिया के जो लोग हैं उनको ही ये सारी जिम्मेवारी सौंपी जाती है और ग्रामीण क्षेत्र से इस चीज़ को शुरू किया जाता है। तो गांव के लोग जो हैं अपने आधार पर ही वहाँ प्रोटेक्ट करते हैं, पेड़ों की कटाई को रोकते हैं। नॉर्मली जो पेड़ों की टहनियाँ वगैरह हैं उनके लिए ऐसा नहीं होता है, वो काट ली जाती हैं, लेकिन जो भारी जो पेड़ होते हैं जिनके काटने से वन जो है वो ख़त्म हो जाए, ऐसा करने से रोका जाता है। तो इन चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि जो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन है उसको रोकने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी चीज़ है, लोकल एरिया के अंदर मैनेजमेंट करना। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो इनको बचाने के लिए अलग अलग जो कदम है सरकार उठाती रही है, डिसीजन लेती रही है, लेकिन जो डिसीजन है वो अब तक काफ़ी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जो लोकल कम्युनिटी है इस तरीके के डिसीजन नहीं ले पाती है, इसलिए बहुत सारे क्षेत्र में लोकल जो एरिया के जो लोग हैं उनको इस चीज़ में शामिल नहीं किया गया है। तो इस तरीके की अगर चीज़ें हो जाती हैं, लोकल एरिया के लोगों को शामिल कर लिया जाता है, तो वहाँ के पेड़ पौधे जो हैं वो बच सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये सेकंड चैप्टर भी आज ख़त्म हो गया है और इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपका जो नेक्स्ट टाइम टेबल होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। गुड बाय।